मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 भारत अर्थात इंडिया को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो है आईएएस, आईपीएस, सीडीएस या पीएससी, स्टेट पीएससी, जो भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो एनसीईआरटी जो है हम कवर अप करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जो कि आपको 6 to 12 आपको मेरे सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस वजह से जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलते हैं, आज जो कि हमारा चैप्टर 5 है वो है भारत अर्थात इंडिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम जो है आप लोग देखेंगे कि आखिरकार कैसे जो है इंडिया या भारत जो है किसी उपमहाद्वीप के नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस विषय को जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 है। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें समय के साथ साथ क्या होंगे, उसके नाम जो है वो परिवर्तित होते जाएंगे। डेट मीन्स भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो कई सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, इनके क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो भी आपको कम देखने को मिलेंगी या ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम के साथ साथ क्या होंगे, जो क्षेत्र हैं, जो सीमा, जो क्षेत्र हैं वो भी आपको घटते बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। ठीक है, तो मेन हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट हेडिंग कि फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चंस का हमें अभी जवाब देना है कि आखिरकार भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र में यदि हम बात कर लें, इस ग्रंथ की यदि हम बात कर लें ऋग्वेद की, तो आप यहां देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे उसमें इसका नाम सप्त सेंधव रखा गया। सप्त सेंधव मतलब कि 7 नदियों की भूमि। तो 7 नदियों की भूमि को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, सप्त सेंधव। अब ये जो सेंधव जो वर्ड है ये जो है सिंधु जो है वहां से निकला हुआ वर्ड है। सिंधु डेट में सिंधु नदी से निकला हुआ है, जिसको हम सेंधव बोल रहे हैं। तो ये सप्त सेंधव यानी कि इसका मतलब हुआ 7 नदियों की भूमि। तो इसका उल्लेख भारत में उत्तर पश्चिम के नाम के लिए दिया गया था, जो कि ऋग्वेद में उल्लेख है। अब क्या होगा कि समय के बीतने के साथ साथ, ठीक है, समय जैसे जैसे बीतता जाएंगे तो भारतीय साहित्य या कई सारे जो साहित्य हैं उसमें भारत का जो आपको अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। तो यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, भारत का सबसे प्राचीन जो है वो आपको ग्रंथ देखने को मिलता है, ऋग्वेद। अब यहां पर हम सेकंड पॉइंट क्या देखने को मिलेगा आपको कि अब आपको कि इस ग्रंथ में क्या लिखेंगे हम यहां पर कि इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप से मतलब है ये जो भारत जो उपमहाद्वीप है उसकी बात कर रहे हैं, उपमहाद्वीप। ठीक है ना, तो इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी बोल दें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम। अब क्षेत्र का नाम क्या दिया गया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्या दे रखा था यहां पर सप्त सेंधव।
ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप का नाम क्या दे रखा था इस ग्रंथ में? सप्त सेंधव। अब ये सप्त सेंधव का मतलब क्या होता है, इसका अर्थात हम देखें, इसका मीनिंग क्या होगा सप्त सेंधव का? तो इसका मीनिंग होगा 7 नदियों की भूमि। ठीक है, 7 नदियों की भूमि, डेट मींस इसका मतलब क्या हो गया? सप्त सेंधव। तो सप्त सेंधव का मतलब क्या हो गया? 7 नदियों की भूमि, जो कि इस ऋग्वेद में जो है वो उल्लेख है इस उपमहाद्वीप का नाम। अब ये सप्त सेंधव, अब यहां पर हम सेंधव वर्ड की यदि हम बात कर लें कि आखिरकार ये जो सेंधव शब्द है ये कहां से आया है, तो सेंधव शब्द जो है ये सिंधु से आया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंधव की यदि हम बात कर लें तो सेंधव शब्द सिंधु से आया है। देखो, सिंधु से आया है, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात सिंधु नदी से आया है। क्या हो गया? सिंधु नदी से आया है। ठीक है, तो सप्त सेंधव मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया? सिंधु से आया, डेट मीन सिंधु नदी से आया है। तो अब क्या होगा कि समय के बीतने के साथ साथ क्या होगा कि कई सारे साहित्य में आपको भारत के जो है अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ भी जो है नोट्स बना सकते हैं, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस सेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही एक और महाकाव्य के विषय के बारे में, जो कि आपको दिया गया है महाभारत। तो महाभारत में यदि आप देखेंगे तो महाभारत में भी 2 शब्दों का इस उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे एक बोला जाता है भारतवर्ष और दूसरा जिसे बोला जाता है जम्बूद्वीप। भारतवर्ष जो होता था वो संपूर्ण भारत के लिए यूज किया जाता था या प्रयोग किया जाता है इस शब्द का, भारतवर्ष महाभारत में। और इस ग्रंथ के अंतर्गत जो है अनगिनत आपको नदियों और लोगों के नामों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। इसमें कई सारी नदियां जो रहेंगी वो शामिल रहेंगी। और ये जो भारत जो शब्द है, ये भारत शब्द जो है वो भरत से लिया गया, या मैं बोलूं कि ये जो भारत से आशय जो है वो भरत से देश से है। अब आगे चल के कई सारे आप साहित्य में देखेंगे या कई सारे जो आप राजाएं रहेंगे उनके भी नाम आप जो हैं वो भरत देख सकते हैं। तो ये जो शब्द है वो भरत से क्या हो गया? भारत हो गया, जो कि आपको इस महाकाव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं यदि हम दूसरी बात करते हैं जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भी जो है वो कई सारे जो है महाभारत में आपको जम्बूद्वीप शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन का वृक्ष, या इसके कई सारे जो है अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मालाबार प्लाम आपको देखने को मिलेगा, या फिर जम्बुल वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जम्बूद्वीप के कई सारे नाम हैं। हाँ, जम्बूद्वीप तब प्रयोग किया जाता था जिसमें कई सारे जो आज देश हो गए हैं वो भी इसमें सम्मिलित थे, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, या फिर बांग्लादेश की बात करें, तो ये कई सारे जो देश थे वो सम्मिलित होते थे। इसलिए यहाँ पर जो था इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। ठीक है, तो ये 2 शब्द जो थे आपको मेनली महाभारत में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जो है हम इसको 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे महाभारत। ठीक है, ठीक। तो महाभारत में 2 शब्दों का आपको यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा? फर्स्ट, जिसे बोला जाएगा क्या? जिसे भारतवर्ष शब्द का प्रयोग होगा। वहीं यदि हम दूसरे शब्द की बात कर लें तो दूसरा जो सेकंड शब्द है वो क्या रहेगा? वो रहेगा जम्बूद्वीप। ठीक है, तो जम्बूद्वीप भी आपको जम्बूद्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 शब्द का प्रयोग क्या है, कहां देखने को मिलेगा? आपको महाभारत के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब भारतवर्ष जो शब्द है, तो ये जो भारतवर्ष है शब्द है ये समुचित उपमहाद्वीप के लिए बोला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? समुचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होता था। तो भारतवर्ष जो था वो समूचे उपमहाद्वीप शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता था।
सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे कि इस ग्रंथ के अंतर्गत कई सारी आपको नदियां, अनगिनत नदियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप क्या लिखेंगे कि इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस ग्रंथ में अनगिनत जो है आपको नदियां देखने को मिलेंगी और कई सारे लोगों के नाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे महाभारत में। तो अब यहां पर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है, भारत के देश से है। ठीक है, तो ये भारतवर्ष का मतलब क्या हो गया, यानी कि भारत के देश से। किसके देश से है? भारत के देश से है इस भारत शब्द का आशय। ठीक है, और ये जो भारत जो है ये आपको ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द देखने को भी मिलता है। तो ये जो भारत शब्द है कहां देखने को मिलता है आपको? एज ए ऋग्वेद में भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ऋग्वेद में उल्लिखित जो है वो देखने को मिलता है आपको, ये जो भरत है। और कई सारे जो राजा महाराजाओं के जो हैं वो भी आपको नाम एज ए भरत देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है महाभारत में इस उपमहाद्वीप का नाम भारतवर्ष रखा गया। अब वहीं यदि हम बात कर लेते हैं सेकंड, जिसे बोला जाता है जम्बूद्वीप। तो यहां पर आप देखेंगे जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप का यहां पर मतलब क्या होगा कि हम जो शब्द है जो कि है हमारा जम्बू द्वीप से आशय यदि हम बात कर रहे हैं तो जम्बूद्वीप से आशय इसका मतलब लिख लेगा जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। इसका मतलब क्या हुआ कि जम्बूद्वीप से आशय क्या हो गया कि जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है, दैट मींस जिसे बोला जाता है जम्बूद्वीप। वहीं यदि हम इसके और भी नाम देखें, वहीं यदि हम इसके अन्य नाम भी देखेंगे तो अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अन्य नाम यदि हम बात कर रहे हैं तो अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, जिसे जम्बुल वृक्ष भी बोला जाता था। ठीक है, जम्बुल वृक्ष आप देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर जामुन वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, या फिर मालाबार प्लम भी आपको देखने को मिलेगा। आदि वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन या प्रयोग किया जाता था। इन नामों से, अन्य नामों से भी इसको बुलाया जाता था, जिसे जम्बुल वृक्ष, जामुन वृक्ष या मालाबार प्लम नाम भी कहते हैं। ठीक है, तो अन्य इसके भी आपको नाम में देखने को मिलेंगे। और जम्बुल जो द्वीप है वो संपूर्ण भारत के लिए किया जाता था। कौन सा शब्द की हम बात कर रहे हैं? जम्बुल द्वीप की। जम्बू जो द्वीप था, जम्बू द्वीप की यदि अपन बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रयोग मतलब इसके अंतर्गत जो है वो आपको आज की डेट की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान जो क्षेत्र है वो भी आपको इस जम्बुल द्वीप के अंतर्गत देखने को मिलता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, और आपको इसके अंदर अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश भी जो है, बांग्लादेश भी आपको देखने को मिलेंगे इस जम्बुल द्वीप के अंतर्गत। तो आप समझ पा रहे हैं, आई होप। जम्बुल द्वीप का मतलब क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जो अभी जो अविभाजित जो भारत था उस शब्द के लिए भी प्रयोग किया जाता था एज ए जम्बुल द्वीप। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो इसको आप जो है मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि आखिरकार विदेशियों ने इंडिया का नाम कैसे रखा। तो आप यहां पर देखेंगे कि कई सारे जो विदेशियों रहेंगे, तो हम सबसे पहले विदेशी की यदि हम बात करें तो विदेशियों में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान, या जिसे फारस बोलते थे। तो ईरान या फारस के जो निवासी होते थे उन्होंने भारत का उल्लेख किया। ठीक है, तो यहां पर भारत का उल्लेख किया तो वहां पर क्या हुआ कि फारसी जो एक सम्राट थे वो उन्होंने एक सिंधु नदी का इलाके को पर कब्जा कर लिया, या फिर उनका वहां पर नियंत्रण था। तो उन्होंने
इस सिंधु का जो नाम था उसको सिंधु से करके उसको हिंदू कर दिया। सिंधु से वो जो था, ये जो शब्द है वो धीरे धीरे हिंदू हुआ और हिंदू से ये इंडोई या फिर इंडी के नाम रखा गया। धीरे धीरे हुआ क्या कि यूनानी भाषा में, आपको जैसे कि पता है, यूनानी भाषा में हा जो शब्द है वो हटा दिया जाता था। तो ये जो था सिंधु से क्या हो गया, हिंदू हो गया, और हिंदू हटके क्या हो गई, इंडोई या इंडी के इसका नाम पड़ा। और आफ्टर समय, धीरे समय बीतते बीतते जो था ये इंडिके की जगह इंडिया हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि इस उपमहाद्वीप के आपको कई सारे जो है अभी तक आपको नाम देखने को मिले हैं, जैसे भारतवर्ष हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, ऋग्वेद में उल्लेखित सप्तसेंधव हो गया। और अब हम यदि विदेशियों की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इंडिया शब्द देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईरान या फारसी लोग जो है यहाँ पर निवास करते थे, और उन्होंने जो है इसको सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंडिके से जो है वो धीरे धीरे इंडिया शब्द का प्रयोग होने लगा। वहीं यदि हम विदेशियों की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे जो है आपको ग्रंथ देखने को मिलेंगे, चीनी ग्रंथ देखने को मिलेंगे। तो चीनी यात्री या चीनी जो विदेशी रहेंगे वो क्या करेंगे, इसका शब्द का प्रयोग, तो विदेशी यहाँ पर इसे यीदू कह कर पुकारेंगे, चीनी जो विदेशी रहेंगे। तो ये क्या होता था, ये भी जो शब्द है वो सिंधु से ही आया है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिंधु से ये हो जाएगा हिंदू, हिंदू से जो है वो हो जाएगा इंदू, और इंदू से ये हो जाएगा यिंदू, इंदू इंदू यिंदू इंदू इंदू। इट मींस या वर्ड का प्रयोग हो जाएगा जो कि चीनी भाषा में प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विदेशी भी जो है इस उपमहाद्वीप के भी कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन ईरान और फारस से स्टार्ट करते हैं, देन फिर अपन चाइना को देखेंगे। तो विदेशियों ने आखिरकार ये इंडिया नाम कैसे रखा, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि विदेशियों ने सर्वप्रथम प्राचीन ईरान, डेट मीन्स फारस, ठीक है, ईरान की बात कर रहे हैं, डेट मीन्स फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले कौन देखने को मिलेगा, ईरान या फारस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक फारसी सम्राट आएगा। कौन आएगा, एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया। ठीक है, अब ये जो फारसी जो सम्राट है वो सेना आरंभ कहां करेगा, यानी कि सेना का जो अभियान है वो कहां आरंभ करेगा, तो वो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, कहां करेगा वो, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के क्षेत्र पर। ठीक है, कहां आरंभ करेगा सेना अभियान, सिंधु नदी के क्षेत्र पर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता था, और इस पर क्या था, उसका नियंत्रण था। ठीक है, इस पर हम क्या लिख देंगे, कहा जाता था, पर इस पर लिख दें अपन। ठीक है, कहा जाता था, इस पर इसका नियंत्रण। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंधु क्षेत्र पे इसका नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा एक फारसी सम्राट का। अब ये जो फारसी जो सम्राट रहेगा वो क्या करेगा, तो ये जो शब्द है सिंधु, ये सिंधु से क्या शब्द बन जाएगा, ये सिंधु से हिंदू शब्द का प्रयोग होगा। धीरे धीरे जो है हिंदू से ये हिंदू से इंडोई, ठीक है, या फिर इंडिके शब्द का प्रयोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंडिके जो है वो शब्द का प्रयोग होने लग जाएगा, और ये इंडिके से धीरे धीरे जो है वो शब्द जो है वो इंडिया में परिवर्तित हो जाएगा। इंडिया दैट मीन्स भारत। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है उसकी हेडिंग ही जो है इस चैप्टर की इसीलिए दी गई है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत। तो ऐसे धीरे धीरे जो है वो भारत के आपको नाम देखने को मिलेगा, भारत अर्थात इंडिया, इसीलिए इस चैप्टर का आज नामकरण दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं आई होप कि कैसे जो है वो
फारसी जो सम्राट थे वो सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडिके और इंडिके से इंडिया वर्ड हुआ। और यूनानी भाषा में जो है वो हा शब्द का प्रयोग नहीं होता था, इस वजह से जो है वो सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडिके जो है नाम रखा गया। अब वहीं यदि हम प्राचीन चीनी विदेशियों की यदि हम बात कर रहे हैं, प्राचीन चीनियों विदेशियों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे प्राचीन चीनी जो ग्रंथ रहेंगे उस ग्रंथ में जो है वो इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा, इस ग्रंथ में इंडिया को क्या बोलेंगे, वो इंडिया को यिंतु क्या बोल देंगे, यिंतु, यिंतु या फिर यिंदु आपको देखने को मिलेगा प्राचीन चीनियों ग्रंथों में। यानी कि इंडिया को क्या बोलेंगे, वो इंडिया को वो यिंतु या हिंदू बोला जाएंगे। और इस हिंदू का भी जो मतलब है, हिंदू का मतलब कहां से शब्द से लिया गया है, ये भी आपको सिंधु से देखने को मिलेगा। तो हिंदू का मतलब भी क्या हो जाएगा, सिंधु। तो आप यहां पर देख पाएंगे यदि हम टाइम ट्रेवल और इसके नाम की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि सिंधु, सिंधु से यहां पर क्या मिलेगा आपको, हिंदू, हिंदू से फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा इंदु, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इंदु से आपको चीनी यदि हम भाषा की बात करें तो हिंदू आपको वर्ड प्रयोग देखने को मिलेगा, किसके लिए, एज ए इंडिया के लिए, किसके लिए क्या जाएगा, इंडिया के लिए आपको यह शब्द देखने को मिलेगा हिंदू। तो आप देखेंगे कि एक चीनी शब्द होता है जिसे बोला जाता है तियंजू, क्या बोला जाता है, तियंजू, ठीक है। इस तियंजू शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, वो आज भी सिंधु के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपको चीनी भाषा में भी शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है तियंजू, तियंजू अर्थात मतलब सिंधु। तो इस प्रकार से यदि हम चीनी विदेशियों की यदि हम या चीनी ग्रंथियों की यदि हम ग्रंथ की यदि हम बात करें तो इंडिया का नाम वो क्या देंगे, वो इंडिया का नाम यिंतु या हिंदू नाम आपको देखने को मिलेगा। तो हमें इस चैप्टर में यही समझना था कि भारत अर्थात इंडिया, या मैं बोलूं इंडिया अर्थात भारत जो है इस चैप्टर का जो टाइटल है वो इसी वजह से रखा गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।